नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, आज वर्ष की अंतिम कक्षा है और इस अंतिम कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं भारत में जनजातीय आंदोलनों के बारे में। भारत के पूरे परिक्षेत्र में जहाँ जहाँ पे ये आंदोलन हो रहे हैं और क्या कुछ ऐसे खास स्थान हैं जहाँ पे कि इनकी संख्या 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे स्थानों को भी चिन्हित करेंगे जहाँ पे ये ज़्यादा बार उभरे हैं और कैसे ब्रिटिश सरकार ने इस पर दमन किया, इन पर दमनकारी प्रवृत्ति अपनाई, बहुत ही बर्बरता से इसके साथ ट्रीट किया गया। तो ये सब देखेंगे, लेकिन साथ ही मैं इसके साथ एक शुरू करने से पहले एक आपको प्रीफेस देना चाह रहा हूँ, एक बैकग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ कि आप एक धारणा बना लें अपने मन में कि इन सभी के बारे में जब भी हम जनजातीय आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे होंगे या उससे संबंधित कोई क्वेश्चन टैकल कर रहे होंगे तो आपको ये अवधारणा बहुत काम आने वाली है। प्रीफेस इसलिए बना रहा हूँ कि लगभग सभी जनजातीय आंदोलनों के जो नेचर हैं वो एक जैसे ही रहे हैं और उनकी जो समस्या है ना वो साझी समस्या जैसी है। साझी समस्या का मतलब ये है कि लगभग सभी जनजातीय आंदोलन, कुछ एक को छोड़ दें तो, सूदखोरों से, महाजनों से, पुलिस के अत्याचार, उसकी बर्बरता से, उनकी महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने संबंधित या कर ना चुका पाने की स्थिति में उनकी जमीनें हड़प लेने संबंधित ही जनजातीय आंदोलन इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो ऐसे में ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन सभी के बारे में, ये एक प्रीफेस लेके चलेगा, जिस पे कुछ विशेष होगा मैं उसमें आपको इंडिकेशन दे दूंगा, लेकिन सभी में मुख्य रूप से यही तत्व पाए जाएंगे। देखिए, जनजातीय आंदोलनों में 2-3 चीज़ कॉमन है। एक तो ये कि इन्हें पुलिस की समझ नहीं थी, ब्रिटिश साम्राज्य के ताकत का एहसास नहीं था, अपने लाठी डंडे, भाले, बर्छे के दम पे ये इनफील्ड राइफलों का मुकाबला नहीं कर सकते थे और इसलिए इनके बहुत सारे जो सहयोगी थे वो मौत के घाट उतार दिए जाते थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन आपको ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी बहुत ही सीमित संसाधनों के बावजूद ये अपने आसपास के क्षेत्रों को बचाए रखने के लिए जितना प्रयास करते थे वो इनके संसाधनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट था। इनके साहस की दाद देनी होगी, इनके साहस को जो है कि सम्मानित करना पड़ेगा। और इस सम्मान के विषय में अगर आपने एक नाम सुना हो बिरसा मुंडा का, तो उन्हें आज भी आप पाएंगे कि उस जनजाति के लोग इन्हें भगवान के रूप में इनकी मूर्ति बनाकर पूजते हैं। ऐसे ही सीदो, कान्हू और आपने बाकी का नाम सुना होगा, जिसमें कि ऐसे ही लगभग चीज़ें फॉलो की जाती हैं जनजातियों में। क्या किया है इन लोगों ने, सबके बारे में जानेंगे। लेकिन देखिए, क्या होता है ना कि कोई भी जनजातीय आंदोलन के पीछे आप ये नहीं पाएंगे कि ये किसी से घृणा करते थे। मेरा कहने का सेंस ये है कि कोई महाजनों से, कोई सूदखोरों से, पुलिस से या ब्रिटिश हुकूमत से इनकी अपने कोई बैर नहीं था, ये अपना कोई घृणा नहीं कर रहे होते थे। इनका आंदोलन या इनका गुस्सा जाहिर तभी होता था जब इनसे ज़्यादा कर वसूलने की बात होती थी या इनकी ज़मीनें हड़प के किसी और को दे दी जाती थी या इनकी ज़मीनों पर से इनका कब्जा हटाकर खुद को जो है कि काबीज कर लिया जाता था। तब जाके इनकी विद्रोह सामने आते थे, इनका गुस्सा जाहिर होता था। मैं एक रफ मैप यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ भारत का, उसे आप चाहे तो जज कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि मैं थोड़ा ठीक ही बना लूँ। तो ये है आपका भारत का परिक्षेत्र, एक रफली आइडिया ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ झारखंड का स्थिति देखें ना, तो ये लगभग पूरा क्षेत्र जो है ना, ये कहा जाता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। और इस जगह पे ना 3 प्रमुख विद्रोह हुए, जैसे कि संथाल, जैसे कि मुंडा विद्रोह और एक कोल। मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि छोटा नागपुर में 3 हुए हैं। मेघालय की बात कर लें तो यहां पे जो है खासी विद्रोह, और अगर इस पूर्वी तटीय की बात कर लें, पूर्वी तटीय क्षेत्र में बात कर लें, तो यहां पे है आपका खोंड विद्रोह। ठीक है। कुछ और चीजें हैं जहां पे कि हम और चीज देख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें संथालों की, मुंडा विद्रोह की, कोल विद्रोह की, खासी और बाकी चीज़ों की, तो ऐसे ही आप और भी अगर मैं इंडिकेट करना चाहूँ तो अगर आप इस जगह को ले लें,
लगभग। तो यह एरिया पड़ता है आपका आंध्रा का, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक प्रमुख जो जनजातीय आंदोलन हुआ, आपने नाम सुना होगा उसका, रंपा विद्रोह। इन सभी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इन सभी से पहले आपको मैंने एक प्रीफेस दिया था कि इनकी जो साझी समस्या थी वो थी सूदखोर। मैं आपको बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ ना कि जब भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टैकल करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि लगभग सभी की कॉमन समस्या थी। सूदखोर, महाजनी, पुलिस बर्बरता, साथ ही इनके जंगल या पर्यावरण। देखिए, जनजातियों के बारे में एक चीज धारणा बहुत ढंग से बैठा लीजिएगा कि इनके लिए अपनी जमीन, अपनी प्रकृति, अपना वातावरण और अपना पर्यावरण सब कुछ है। ये वृक्षों को पूज रहे हैं, सूर्य के उपासक हैं, पृथ्वी को अपनी माता मान रहे हैं, सब कुछ उनका अपना है, बहुत ही पॉजिटिव है इस चीज को लेके। अगर उसमें कोई अतिक्रमण होता है बाहरी लोगों का, तब इन्हें समस्या होती है। और सरकारों ने भी ऐसा प्रयास किया है कि इनके क्षेत्रों को बाउंड्री कर दिया जाए, वॉल से संबंधित नहीं है, बाउंड्री कर दिया जाए कि इनमें बाहरी लोगों का प्रवेश ना हो। एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूं, उसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जैसे कोल विद्रोह को अगर मैं डिस्कस कर लूं तो डेडलाइन बहुत आवश्यक, ठीक है, ये 1829 से 31 के बीच हुआ। कोल जो थे ना, इनका जो मुख्य विद्रोह था वो दिकुओं के खिलाफ था। दिकु एक शब्द है जिसका मतलब होता है बाहरी। बाहरी का मतलब है कि अंग्रेजी साम्राज्य के जो साहब लोग हैं उनको बाहर कर देना। दरअसल इनकी समस्या क्या थी कि कोलों की जमीनें छीन के मुस्लिमों और सिखों को दी जाने लगी थी और इसलिए इनका कोलियों का विद्रोह भड़क उठा था। इससे संबंधित जो सरकार ने प्रतिक्रिया दी वो बहुत ही बर्बर था, लेकिन इनका संघर्ष भी लंबा था और एक लंबे समय के बाद जो है कि पुलिस प्रशासन ने इस पर दमन किया और इस पर काबू पाया। दिकुओं का विद्रोह बेस करता है कि मुस्लिम और सिखों को इनकी जमीनें दी जाने लगी थी, इसके खिलाफ 1829 और 31 तक की बात है। संथालों क्या समस्या थी? देखिए, जो संथाल है ना, संथालों की समस्या यह है कि इनके यहाँ इन सब के बावजूद एक समस्या यहाँ पे आई कि इनके यहाँ जो महिलाएं हैं, महिलाओं से जो है कि बदसलूकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और इस बदसलूकी के लिए ये चाहते थे कि ईसाई मिशनरीज की सहायता से अपनी बात न्यायालय तक पहुंचाएं और न्यायालय तक ये गए भी। लेकिन समस्या क्या हुई? इस समस्या के बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिला। इन्होंने अपने से इन चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास किया और इसमें इन्होंने संथालों ने देखा कि अगर हम अपने आप को 2-4 हजार या हजार की टुकड़ियों में बांट लें तो ऐसे करके हम जगह जगह पे जो है कि अपना संघर्ष छेड़ सकते हैं। पुलिस प्रशासन को चकमा देके, उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा के, क्षति पहुंचा के अपनी बात वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यह भी संभव नहीं हो पाया था। क्यों? संथालों का मांग ये था कि संथाल परगना नाम से एक अलग सा जगह बना दिया जाए जिसमें कि बाहरी व्यक्तियों का अतिक्रमण ना हो, दिकु बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश ना हो। इस संदर्भ में क्या हुआ कि अपने ढाल, लाठी, डंडे, बर्छे आदि से पुलिस प्रशासन का सामना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी इन्होंने किया और परिणाम यह हुआ कि लगभग 15 से 20 हजार संथालों को मौत के घाव उतार दिया गया रॉयल इनफील्ड बुलेट्स की सहायता से, बंदूकों की सहायता से। इसके बाद भी ये चीज़ें हुई कि इतनी मौतों के बाद सरकार थोड़ा सा चेती और अलग से एक संथाल परगना करके एक जगह बनाया जिसमें कि संथालों को निवास करने की अनुमति दी गई और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध किया गया। ये आपका संथाल था। मुंडा एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है जो कि आपको जानना ही चाहिए। मुंडा के नाम पे आपको एक व्यक्ति नाम आते होंगे, नाम आता होगा बिरसा मुंडा। देखिए, बिरसा मुंडा क्या थे? इस समय तक मिशनरीज जो हैं ईसाई, मुंडा के विद्रोह की बात कर रहा हूं, इस समय तक ईसाई मिशनरीज जो है कि यहां तक कदम बढ़ाने लगी थी और इसमें जो है ना, इनकी वजह से धर्मांतरण का मुद्दा बहुत प्रभावी हो गया था। आदिवासी महिलाओं को, पुरुषों को कुछ लालच, कुछ लोभ देके कन्वर्ट किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी में। तो ऐसे में धर्मांतरण का मुद्दा बहुत ज़्यादा था। ईसाई मिशनरीज के सहयोग से ही संथालों ने भी प्रयास किया कि इस चीज़ से निजात, मुंडाओं ने
प्रयास किया कि इससे निजात पाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन बिरसा मुंडा नाम का एक नवयुवक प्रभाव में आता है अपनी लोगों के सहयोग की सहायता से, कि लोग का ये सहयोग करता है और अपनी जात की जो समस्या है, अपनी जनजाति की जो समस्या है, उनका निराकरण करने के लिए प्रयास कर रहे होते। ऐसे में एक रात इन्होंने अपने आप को स्वयंभू घोषित किया और उन्होंने कहा कि मैं जनजाति या अपने जनजाति क्षेत्र का देवता हूं, मैं ठाकुर जी की जो है कि अवतार के रूप में आपके सामने हूं, मैं विदेशी साहबों को बाहर कर दूंगा। ऐसे में क्या हुआ कि अपार जन समर्थन जो कि इनकी जनजाति का था, इनको सहयोग मिला और ऐसे में इसकी लोकप्रियता और सहयोग बहुत ऊंचाई छूने लगी थी। इसी दौरान ये चीज रास नहीं आ रही थी ब्रिटिश साम्राज्य को। ब्रिटिश साम्राज्य ने इसकी बढ़ती लोकप्रियता को कम करने के लिए इन्हें जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई जेल के भीतर ही। धीरे धीरे करके इसी दौरान इसकी यह आंदोलन भी समाप्त हो गया, लगभग समाप्त हो गया। आगे चल के बिरसा मुंडा को इनके जनजाति के लोगों ने भगवान का स्वरूप मान के इनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी, जो कि आज तक जारी है। छोटा नागपुर का क्षेत्र ऐसा क्यों था? छोटा नागपुर का क्षेत्र ना, देखिए थोड़ा सा पर्वत पठार आसपास मैदान भी चीज़ें आपको पाई जाती हैं। अंग्रेजी सरकार का कुल मोटो इतना सा है कि उनके कर में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसलिए लगातार इस क्षेत्र पर जो है कि कब्जा चाहते थे वो, और लगातार कर वसूली कर रहे थे। ऐसे में जनजातियों की धार्मिक भावनाएं और उनकी जो मैंने बताया कि पर्यावरण से नज़दीकी थी, उसमें दुरूह चीज़ें आ रही थी। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली। अब आप खासी को देख लीजिए। खासी विद्रोह क्या था? खासी विद्रोह में क्या था ना कि बर्मा ऑपरेशन के समय या बर्मा अभियान के समय अंग्रेजी सरकार इनके रास्ते से सड़क बना रही होती थी। सड़क बनाते समय इनकी ज़मीनों से गुजर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ खासियों की सहयोग या श्रम लेकर भी इनको जो है कि परिणाम के रूप में इनको मेहनताना नहीं दिया जाता था। इसके खिलाफ इनका जो है कि गुस्सा फूटा और इन्होंने विद्रोह कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ खासी विद्रोह की, जो कि म्यांमार के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से एक अभियान प्रस्तावित था। इस दौरान सड़क निर्माण हो रहा था, इनमें इसे जबरदस्ती श्रम भी लिया गया और इन्हें परिणाम स्वरूप कुछ दिया भी नहीं गया। तो इसलिए इनके, मैंने बताया ना कि इनके पर्यावरण, इनके आसपास के वातावरण को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा विरोध था यहाँ पे। अगर मैं पूर्वी तटी की बात कर लूँ तो यहाँ पे एक जाति है खोंड। खोंडों की एक समस्या है। समस्या क्या कह लीजिए, ये उनकी अपनी जो है कि रिचुअल्स हैं। यहाँ पे एक प्रथा चलती है मरीहा, और मरीहा का मतलब होता है मानव बलि। मानव बलि। एक और चीज है यहाँ पे झूम कृषि। आपको ध्यान होगा कि आप झूम कृषि को अन्य नाम से भी जानते हैं। मरीहा और झूम कृषि पर विदेशी सरकारों ने प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध आरोपित होते ही इनका विद्रोह शुरू हुआ कि ये हमारी अपनी रीजनल चीजें हैं, मैं इसे या हम इसे बंद नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या हुआ कि खोंडों के लिए भी बहुत ज़्यादा बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया और इन्हें जो है कि इस चीज़ से मना कर दिया गया। एक बड़े लेवल पे इनका भी जेनोसाइड किया गया था। अंततः सरकार ने इस पर दमन पा लिया और बाद में ये विद्रोह भी शांत हो गया। एक और चीज़ देखिए, आंध्रा की अगर बात कर लें तो यहाँ पे रंपा विद्रोह जो है था, रंपा विद्रोह को एक तेलुगु क्षत्रिय थे, तेलुगु क्षत्रिय, इनका नाम था अल्लूरी। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, अल्लूरी सीताराम राजू। अभी एक मूवी आई थी ना RRR करके, रामचरण और जूनियर NTR की स्टार मूवी थी। तो मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अपनी मैं सिनेमा संबंधी जानकारी को आप तक ज़बरदस्ती नहीं देना चाह रहा। इसमें जो रामचरण हैं, इनके जो दादाजी थे वो रंपा विद्रोह के समय में इस विद्रोह को लीड कर रहे थे। तो रंपा विद्रोह आंध्रा के क्षेत्र में, और तेलुगु क्षत्रिय अल्लूरी सीताराम राजू ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। देखिए, मैं ये सब जितनी बातें कर रहा हूँ, ये सारी बातें कर रहा हूँ मैं 1800 से लेके 19वीं सदी तक की। ठीक है, ये जो समस्या थी कि इनके पास कोई नेतृत्व नहीं था जो कि इनकी समस्या को पूरे भारत के लेवल पे आके इनकी विवेचना करा सके, या इसको, इस संकट को जो है कि पूरे भारत का संकट बता सके, या इस लेवल पे जाके अपनी आवाज़ उठा सके।
लेकिन जैसे ही 20वीं सदी शुरू होती है ना, ये नेतृत्व अभाव की समस्या समाप्त हो जाती है और 20वीं सदी के शुरुआत में ही इनके पास ऐसे नेतृत्व हो ही जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लंबी कतार होती है नेताओं की जो कि इनकी समस्या उठाने के लिए तत्पर होते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं। कहने का मतलब ये है कि पुलिस बर्बरता, अत्याचार, महिलाओं से संबंधित जो कदाचार की बातें हैं और धर्मांतरण का मुद्दा, साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इनकी पर्यावरण से जो निकटता है उसे भिन्न करने, उसे डिस्टर्ब करने के उपरांत जो चीज़ें निकल के आई वो विद्रोहों का स्वरूप रही। मैंने आपको पहले ही बताया, अंग्रेजी साम्राज्य की इन्हें ठीक ठीक समझ नहीं थी। जनजाति समाज तीर, धनुष, लाठी, डंडों से गन का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए एक बड़ा जेनोसाइड हुआ। अगर मैं एक ढंग से इसको देखना चाहूँ ना, तो मुझे लगता है कि 15-20 हज़ार लोग तो संथालों के समय में मर गए। तो अगर इन सबको देखा जाए ना, तो मुझे लगता है कम से कम लाखों लोगों का जेनोसाइड किया गया। और कुर्बानी आज़ादी तो मांगती ही है, आज़ादी कुर्बानी तो मांगती ही है। तो ऐसे में संथालों को भी अपनी आज़ादी मिली संथाल परगना के रूप में, लेकिन करीब करीब 20,000 संथालों को मौत के घाट उतारने के बाद। कहने का सेंस ये है कि ये प्रमुख जनजाति आंदोलन आपके सामने हैं और आपके आगामी एग्जामिनेशन में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। तो ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आपको कोई और समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई सुझाव हो तो आप उसे भी मुझे दे सकते हैं। वर्ष के अंत की अंतिम कक्षा है, इसलिए आपको वर्षांत की शुभकामनाएं। नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको मैं कल दूंगा और कल एक नए टॉपिक बात कर लेंगे। धन्यवाद।